आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आयुष्मान भवा। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए हम आपको आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के जरिए उपचार के तरीके घर बैठे बताते हैं। आज हम कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के कारण स्किन एलर्जी की समस्या पर बात करने वाले हैं। बाजार में उपलब्ध कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जैसे शैम्पू, मेकअप, इत्र में अक्सर रसायन होते हैं जो त्वचा को नुकसान कर सकते हैं और जिसके कारण त्वचा पर चकत्ते हो सकते हैं। कुछ सौंदर्य प्रसाधन लगाने के तुरंत बाद त्वचा को परेशान कर सकते हैं, जबकि कुछ अन्य उपयोग के लंबे समय के बाद एलर्जी कर सकते हैं। कॉस्मेटिक एलर्जी के सबसे आम लक्षण त्वचा की सूजन, त्वचा पर खुरदरापन, परतदार धब्बे, छाले और खुजली हैं। ऐसी प्रतिक्रियाओं से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में चेहरा, गर्दन, कान आदि होते हैं। इसलिए हमेशा ऐसे सौंदर्य प्रसाधन खरीदने की कोशिश करें जिन पर हाइपो एलर्जेनिक लेबल लगा हो, क्योंकि ऐसे उत्पादों का उपयोग करने पर एलर्जी होने की संभावना कम हो जाती है। तो ये थी बुनियादी जानकारी। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण कुमार जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। नमस्ते मैडम जी, अगर आप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के कारण स्किन एलर्जी पर कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। हमारा फोन नंबर है 012061279697 और इसके साथ ही दूसरा नंबर जो है वो भी आपके टीवी स्क्रीन पर चल रहा है। इस नंबर पर भी आप डायल कर सकते हैं और कॉल करके आज के विषय पर आप अपनी सवाल पूछ सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं स्किन एलर्जी को लेकर। आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आयुर्वेद त्वचा रोग को कैसे एक्सप्लेन करता है। मैडम, जहाँ तक त्वचा रोगों की बात है और आयुर्वेद की बात है तो त्वचा के लिए मतलब आप ये देखना कि जितने भी कंपनीज हैं ग्लोबल मार्केट के अंदर भी देख लीजिए, सारे लोग अपने प्रोडक्ट का प्रचार आयुर्वेद के नाम पे करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि स्किन के ऊपर जितने भी प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं उनका आयुर्वेद के साथ बहुत गहरा संबंध है। और अगर मैं स्किन कॉस्मेटिक इंड्यूस्ड स्किन एलर्जी की बात आयुर्वेद से करूं तो आयुर्वेद के अंदर इसका जो कोरिलेशन है वो गर्विष्ठ के समान बताया है। मतलब ये एक तरह का गर्विष्ठ है। अब गर्विष्ठ की बात की जाए, गर्विष्ठ क्या होता है तो सिंपल शब्दों में मैं दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि दो या दो से अधिक ऐसे पदार्थ जो खुद कम टॉक्सिक हैं, जिनका पॉइजनस लेवल कम है या यूं कह दूं कम जहरीले हैं, और उनका अगर कोई पर्सन लंबे टाइम तक यूज करता है तो वो बॉडी में स्टोर होता रहता है, बॉडी से फिल्टर नहीं होता है। तो एक समय के बाद में वो अपना इफेक्ट दर्शाने लगता है स्किन के ऊपर, रैशेज बनना, इचिंग होना, एक्जिमा होना, इस तरह के लक्षणों के साथ प्रकट होने लगता है। उसे गर्विष्ठ कहते हैं। ये गर्विष्ठ जो है सीधे तौर पे पॉइजनस ना होता है, लेकिन जब इसको लंबे टाइम तक यूज किया जाता है तो ये एलर्जी के फॉर्म में प्रकट होता है। इस तरह का आयुर्वेद के साथ का कोरिलेशन बताया गया है। सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे हमारे तमाम दर्शकों के लिए कि कॉस्मेटिक से किस तरह से त्वचा को नुकसान होता है। मैडम, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की बात की जाए तो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में जितने इंग्रेडिएंट यूज होते हैं, एक अमेरिकन सोसाइटी की रिपोर्ट है कि उसके अंदर जो जितने भी प्रोडक्ट में जो इंग्रेडिएंट यूज होते हैं 90% जो इंग्रेडिएंट हैं अनसेफ है स्किन के लिए। लेकिन उनका यूज करना भी जरूरी है, क्योंकि अगर उनको आप उन प्रोडक्ट में ऐड नहीं करोगे तो उनके जो रिजल्ट जो एक्सपेक्टेड कंपनीज करती हैं वो नहीं मिल पाते हैं। तो इन जो इंग्रेडिएंट यूज किए जाते हैं, ये इंग्रेडिएंट्स क्या करते हैं, स्किन की जो नेचुरल ऑयल्स जो स्किन के ऊपर रहते हैं उनको हटा देते हैं वहां से। इसकी वजह से स्किन की जो डिफेंस मैकेनिज्म होती है वो खत्म हो जाती है
उसके बाद में कोई भी माइक्रो फंगल जो जिसकी हिम्मत सामान्यतः नहीं होती है बॉडी को नुकसान पहुंचाने की, क्योंकि वहां पर नेचुरल ऑयल डिफेंस मैकेनिज्म के रूप में रहते हैं। जब डिफेंस मैकेनिज्म वहां हट जाती है तो उस समय उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है उन इन्फेक्शन को कॉज करने की। उस वजह से ये लक्षण प्रकट होने लगते हैं। सर ये भी बताइए कि क्या हर्बल कॉस्मेटिक लगाने चाहिए या नहीं? हाँ, हर्बल कॉस्मेटिक का ऐसा है कि हर्बल कॉस्मेटिक कंपेयर टू सेफ है केमिकल कॉस्मेटिक से, लेकिन उनके अंदर भी कई तरह के प्रिजर्वेटिव यूज किए जाते हैं। अगर उनके अंदर पैराबीन यूज किया हुआ हो, सुनना, अगर उसमें पैराबीन यूज किया हो तो उसका यूज कम करना चाहिए। और 99.99 जो प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर पैराबीन का यूज होता है। एक रिपोर्ट ये कहती है कि अगर कोई महिला पर डे 200 मिलीग्राम पैराबीन के कांटेक्ट में रहती है तो उसको यूट्रस कैंसर, ओवेरियन कैंसर होने के जो चांस हैं वो 70% मोर है कंपेयर टू एक नॉर्मल वीमन के। तो हर्बल प्रोडक्ट जो चंदन, गुलाब, नीम, इनके बेस के हो, लेमन पील हो गया और इस तरह की चीजें अगर उसमें यूज की हुई हो, हल्दी हो गया, तो आप यूज कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखें कि उसमें प्रिजर्वेटिव के तौर पे पैराबीन का यूज या तो हो ही नहीं या बहुत कम मात्रा में हो। कैंसर का तो नाम सुनते ही डर लग जाता है, ये तो आपने यहाँ पर बड़ी अहम जानकारी दी है। सर ये भी बताइए कि कॉस्मेटिक लगाने से अगर एलर्जी हो जाती है किसी को तो क्या करना चाहिए उस सिचुएशन में? अगर मैम कॉस्मेटिक के दो तरह की एलर्जी अपन देखते हैं, एक तो एक्यूट फॉर्म में प्रकट होती है और एक क्रॉनिक फॉर्म में प्रकट होती है। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो जैसे कि कोई पर्सन यूज करता है, यूज करते ही उस पर्सन को उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के प्रति हाइपर सेंसिटिविटी होती है, जिसकी वजह से एरेसिस होना, एक्जिमा होना और इचिंग होना, वहां पे ब्लिस्टर्स फॉर्मेशन, फफोले पड़ जाना, इस तरह की चीजें होती हैं। और क्रॉनिक के अंदर लंबे टाइम तक जब उस प्रोडक्ट का यूज किया जाता है, उस केमिकल के, पर्टिकुलर केमिकल के लंबे टाइम तक अगर वो सच में रहता है तो उस केस में क्या होता है कि वो जो प्रोडक्ट है वो जो स्किन की सेल्स हैं, देखिए एक हाइड्रोक्विनोन नाम का केमिकल यूज किया जाता है अक्सर उन सब क्रीम के अंदर जो गोरा बनाती है जी। ठीक है, अब आदमी का जो कलर भगवान ने दिया वो तो वही रहेगा, लेकिन अगर केमिकल से आप खुद गोरा होना चाहते हैं तो वो हाइड्रोक्विनोन क्या करता है, स्किन के ऊपर जो मेलेनोसाइट सेल्स हैं उनके अंदर म्यूटेशन करता है। जो मेलेनिन रिलीज होता है, मेलेनिन यहाँ पे एक पिगमेंट होता है जो आपके स्किन के नेचुरल कलर को प्रदान करता है। अगर कोई गोरा है तो गोरे कलर का मेलेनिन होगा, मतलब कम मेलेनिन होगा, और अगर किसी की डार्क स्किन है, ब्राउनिश है, तो उसमें मेलेनिन ज्यादा सीक्रेट होगा। नेचुरल प्रोसेस है। हाइड्रोक्विनोन क्या करते हैं, जो सेल्स मेलेनिन का सीक्रेशन करती हैं उनको मेलेनोसाइट्स कहते हैं, उनके अंदर म्यूटेशन करती है और उसके सीक्रेशन को कम करती है। उसको कम करने की वजह से क्या होता है कि उसके अंदर फर्दर कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। अब आपने पूछा कि इसके बचाव के लिए क्या करना चाहिए। अगर एक्यूट फॉर्म में हो, मतलब तुरंत अगर किसी को स्किन एलर्जी हो तो आप, मैं भी टीवी पे ऐसा कुछ इलाज नहीं बताऊंगा, आप तुरंत अपने जो भी डॉक्टर है नियर अबाउट उससे मिले, जरूरी टेस्ट है वो करवाएं, इमरजेंसी ट्रीटमेंट उससे लें, और जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं उसे तुरंत अवॉइड कर लें। बात क्रॉनिक की रही तो क्रॉनिक के अंदर आपको कम से कम उन चीजों का यूज करना है, और हल्की सी भी आपको एलर्जी कभी फील हो उस प्रोडक्ट से हट जाना है, नेचुरल प्रोडक्ट को ऐड करना है, खान पान को सही करना है, डाइट को अच्छा लेना है, इन सब चीजों का ध्यान रखना है। बिल्कुल, आयुर्वेद हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है ये तो हम काफी समय से देख रहे हैं सर। लेकिन हम आपसे यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि आयुर्वेद में त्वचा रोग के लिए शरीर की शुद्धि पर जोर दिया गया है, ऐसा क्यों, और इसको पूरे तरीके से आपसे समझना भी चाहेंगे। मैडम देखो, हर आदमी सुंदर दिखना चाहता है जी, स्वच्छ रहना चाहता है और महकना चाहता है। हाँ। जितने भी प्रोडक्ट मार्केट में यूज होते हैं मेनली 3 चीजों में काम करते हैं। जो एक तो आपके स्किन की केयर करते हैं या आपकी हेयर की केयर करते हैं, दूसरा मेकअप और जो फ्रेग्रेंस वाले प्रोडक्ट हैं। तो हर आदमी सुंदर दिखना चाहता है, महकना चाहता है और स्वच्छ दिखना, हाइजीनिक दिखना चाहता है। तो ये आज की बात नहीं है, एनिशियन टाइम से, जब से इंसान का जन्म हुआ है, इंसान समझना शुरू हुआ है, तब से ये आदमी
सुंदर, स्वच्छ और महकना, ये उसकी एक तरह से डिजायर रही है। बिल्कुल, इंसानों की ही बात क्यों, क्योंकि सर हम तो रति के जमाने से सुनते आ रहे हैं ये सारी कहानियां। जी, तो ये शुरू से चलता आ रहा है, हर आदमी ऐसा चाहता है। हाँ। लेकिन भी जो वर्तमान समय है मैडम, उसमें क्या होता है कि ये डिजायर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। एक आदमी हमेशा उस कॉम्प्लेक्स में फील करता है कि यार मैं काला क्यों हूँ, मैं कम सुंदर क्यों हूँ, मुझे पसीना ज्यादा आता है तो मेरे से बदबू आती है। तो इस कॉम्प्लेक्स की वजह से या लोगों के प्रेशर की वजह से, अपने सोसाइटी के प्रेशर की वजह से उस प्रोडक्ट को यूज ना चाहते हुए भी वो करने लगता है। तो इसमें आयुर्वेद की भूमिका बहुत अच्छी रह सकती है, इसलिए रह सकती है। अब आजकल ऐसे प्रोडक्ट आने लग गए हैं जो पसीना ही नहीं आने दे रहे हैं। अब पसीना तो नेचुरल प्रोसेस है, अगर पसीना ही नहीं आएगा तो जो नेचुरल अर्थ है वही कंप्लीट नहीं होगी तो बीमारियां होगी। अगर पसीने को ही रोक रहे हो, इसका मतलब स्किन डिजीज को बुलावा दे रहे हो। तो आयुर्वेद के हिसाब से अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदें तो सबसे पहले उसकी लेबलिंग देखें, कौन कौन से उसमें केमिकल यूज किए हुए हैं। अगर उसमें कोई ऐसा केमिकल यूज किया हो जो बैन हो, या जिसके जो खुद एक कैंसर फैलाने वाला या ट्यूमर को प्रमोट करने वाला हो, वो नहीं खरीदें। पहले केयरफुली उस प्रोडक्ट को देखें और कोशिश करें इस तरह के प्रोडक्ट ना खरीद के जो हर्बल बेस्ड हो, जिसमें नीम, मंजिष्ठा, चंदन, गुलाब, हल्दी, इस तरह की चीजें यूज हुई हो, या घर पे ही आप इस तरह की चीज बना सकते हो, इस तरह की चीजें ऐड करें। दूसरा, अगर आपकी मजबूरी है, करना ही करना है, तो उस दौरान आप हेल्दी लाइफ स्टाइल को फॉलो करो। अगर आपने मेकअप किया है किसी पार्टी में जाने के लिए तो वापस आके उसको तुरंत वॉश आउट करो। और इसके साथ ही डाइट का ध्यान रखें, और जो ब्लड प्यूरिफाई होते हैं वो साथ में ऐड करने चाहिए ऐसे लोगों को। है सर, किन किन आयुर्वेदिक प्रक्रियाओं के जरिए शरीर की शुद्धि की जाती है, हमारे दर्शकों को ये भी बताएं। जी मैडम, देखो अब आजकल की मजबूरी हो गई है, जब महिलाएं सुंदर दिखना पसंद करती हैं तो पुरुष भी पीछे नहीं है। जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि आजकल महिलाओं की बजाय पुरुष ज्यादा यूज करते हैं प्रोडक्ट। पार्लर की बजाय जो सैलून है वो ज्यादा चलते हैं। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट जो फीमेल यूज नहीं करती है वो मेल करते हैं। बिल्कुल सर, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी और इस रिपोर्ट में मैंने पढ़ा कि भारतीय पुरुष हर साल सजने संवरने पर 50 अरब रुपए की भारी भरकम रकम जो है वो खर्च कर रहे हैं आजकल। जी बिल्कुल मैडम, ये बिल्कुल सही बात है आपकी। महिलाएं यूज करती हैं, ऐसी बात नहीं है, पुरुष भी पीछे नहीं है। हाँ। पुरुष, और एक चीज बता दूं मैं आपको, जो मेल स्किन होती है वो ज्यादा टफ होती है कंपेयर टू फीमेल। तो जो मेल प्रोडक्ट जो बनते हैं उनके अगर इंग्रेडिएंट आप देखें और उन इंग्रेडिएंट की परसेंटेज देखें तो फीमेल प्रोडक्ट की कंपेयर में ज्यादा होती है, क्योंकि मेल की स्किन सख्त होती है और उस स्किन को फीमेल की तरह सॉफ्ट बनाने के लिए उन प्रोडक्ट के अंदर इंग्रेडिएंट्स की जो मात्रा है और ज्यादा ऐड होती है। इसका मतलब ये हुआ कि वो और ज्यादा स्किन एलर्जी करेगा, स्किन की टॉक्सिसिटी और ज्यादा करेगा और फर्दर कैंसर या इनफर्टिलिटी का जो कॉज है वो करेगा। शुद्धिकरण की बात आपने कही थी आयुर्वेद के अंदर, तो अगर इस तरह की चीज हो, स्किन एलर्जी हो, स्किन टॉक्सिसिटी हो, या आपकी मजबूरी है कि आपको प्रोडक्ट यूज करने ही करने हैं, जैसे फिल्म स्टार हो गए, इस तरह की कंपनीज में जो लोग रहते हैं उनको मेकअप करना ही करना होता है टीवी पे आने के लिए, तो ऐसे लोगों को जब भी समय मिले तब वमन और विरेचन, जो आयुर्वेद की पंचकर्म विधाएं हैं उनमें से वमन और विरेचन करवाना चाहिए। वमन जो प्रोसेस है जिसके द्वारा पेशेंट को उल्टी करवाई जाती है एक प्लान तरीके से, उससे ऊपर के जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो बाहर निकाले जाते हैं। विरेचन के अंदर पेशेंट को पूरे प्रोसेस के साथ में परगेशन करवाया जाता है, दस्त लगाई जाती है, जिससे पेट के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स ऐड हो रखे हैं, इकट्ठे हो रखे हैं, वो बाहर निकाले जाते हैं। इस तरीके से वमन और विरेचन उन लोगों को जब भी समय मिले साल में 1-2 बार ये प्रोसेस करवानी चाहिए। इससे बॉडी का शुद्धिकरण होता है और उसके बाद अगर आप प्रोडक्ट यूज करोगे टॉक्सिसिटी होगी लेकिन लेस होगी, वो कम होगी और उसके सिम्टम आपको कम मिलेंगे। ये तो बड़ी अच्छी जानकारी सर आपने दी, क्योंकि मेकअप की अगर आपने बात की तो हमारी इंडस्ट्री भी इसी से जुड़ी हुई है। बहरहाल सर, अगला सवाल मेरा यहाँ पर ये है कि आम समस्याएं मसलन मुहासे आदि का इलाज, आयुर्वेदिक इलाज जो है वो क्या कुछ होता है, किस तरीके से होता है, इसके बारे में भी बताएं।
देखिए मैडम, जितने भी आयुर्वेदिक के इलाज की अगर थ्योरी की बात की जाए तो दो तरह के इलाज आयुर्वेद में करते हैं। एक समन चिकित्सा करते हैं, दूसरे शोधन चिकित्सा करते हैं। समन के अंदर पेशेंट को दवाई पेट के माध्यम से, मुंह के माध्यम से खिलाई जाती है, और शोधन में जो अभी बताया मैंने आपको, पंचकर्म करवाया जाता है, वमन विरेचन आदि प्रोसेस करवाई जाती है। तो ऐसे प्रोडक्ट यूज करने के लिए दिए जाते हैं जो कम एलर्जिक हो और कम नुकसान पहुंचाएं। जैसे सोप अगर यूज करना हो तो नीम या सैंडलवुड बेस का यूज किया जाए, गुलाब की पत्तियां हैं वो यूज की जाए। एक दशांग लेप करके आता है आयुर्वेद के अंदर, जो युवान पीड़िकाएं या जो पिंपल्स वगैरह होता है उनमें बहुत अच्छा काम करता है। मैं तो ये कहूंगा कि जो जितने भी कई तरह के हाइड्रोक्विनोन बेस जो क्रीम यूज करती है महिलाएं, उनकी बजाय दशांग लेप का उनको यूज करना चाहिए। चंदन के तेल आता है, कुमकुम आदि तैलम, बहुत अच्छा रोल है इसका। कुमकुम का तेल रात को अगर आप कहीं स्किन की बचैया अगर हो तो रात को लगा के सोइए, कुछ महीनों के बाद आप बहुत अच्छा फर्क फील करेंगे। इसके अलावा अच्छा सर, एक सेकंड में ये पूछना चाहूंगी आपसे, अभी जैसे आपने कुमकुम तेल के बारे में जिक्र किया, तो अगर किसी की स्किन ऑयली है तो क्या वो भी इसको इस्तेमाल कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है जी। कुमकुम का तेल अगर ऑयली स्किन है तो वो भी कुमकुम का तेल यूज कर सकता है। वो वैसे रात को यूज कर सकता है और करना सोते टाइम, तो उसमें कोई इतना बड़ा कोई इश्यू नहीं है। ठीक है सर, क्योंकि कहते हैं ना कि आयुर्वेद में तो सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे रसोई में मिल जाती हैं, हमारे घर के बाहर आंगन में मिल जाती हैं, हमारे आसपास के पार्क में मिल जाती हैं। बस हमें उनको समझने की जरूरत होती है कि कैसे हमें उन चीजों का इस्तेमाल करना है। तो अगर आयुर्वेदिक उपटन की यहाँ पर बात की जाए तो कैसे जड़ी बूटी या रसों से इस उपटन को तैयार किया जा सकता है? मैडम, उबटन की बात अगर मैं करूं तो उबटन के बारे में हमें हमारा आयुर्वेद ने उद्वर्तन बोला है, जो आगे जाके नॉर्मल लैंग्वेज उबटन हो गया। उबटन के लिए शास्त्रों में लिखा हुआ है उद्वर्तनम कफहरम मेदसो परविलायनम, मतलब उद्वर्तन जो चीज है केवल सुंदर दिखने के लिए नहीं है, उसके बहुत सारे गुण हैं। लेकिन आजकल जो जितने भी ग्लोबल कंपनीज हैं उन्होंने उबटन के नाम से इसको एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के रूप में बहुत प्रयोग किया है। ये उबटन आप घर पे भी बना सकते हैं। कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल सा शहद लेना है, गुलाब का जल लेना है, और लोद्र का चूर्ण या विडन का चूर्ण ये ले लीजिए, गुलाब की पत्तियां ले लीजिए, ठीक है। उन सबको मिक्स करके और हल्का सा हनी लेके उसका मिक्स करके उसका उबटन बना के आप अपने स्किन पर लगाइए। लेकिन जो उबटन है वो रात में नहीं लगाना है, केवल दिन में ही लगाना है। इस तरह की, और उबटन की मोटाई भी अलग अलग बताई है कि बहुत ज्यादा मोटा या बहुत ज्यादा पतला उद्वर्तन या उबटन भी प्रयोग में नहीं करना चाहिए। मीडियम लेयर होनी चाहिए, तभी उसके रिजल्ट आपको मिलेंगे। जब वो सूख जाए कुछ समय के बाद में तो नॉर्मल वाटर से उसको वॉश कर दीजिए। इसके जो रिजल्ट है वो आपको फेस पैक से भी अच्छे मिलेंगे। सर, ये तो यहाँ पर बात हुई उबटन को लेकर, लेकिन जैसा कि हमने पहले भी कहा था, क्योंकि हमें खाने पीने की चीजों पर भी ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर हमें त्वचा से संबंधित कोई रोग होता है तो हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि त्वचा के रोग के लिए खान पान में हमें किन चीजों का परहेज करना चाहिए और क्या कुछ अपने भोजन में शामिल करना चाहिए? मैडम, स्किन का खाने के साथ बहुत संबंध है। मतलब महिला ऐसा बोलती है कि मेरे पिंपल्स निकल गए क्योंकि कल रात को मैंने ऑयली खाना खाया था, ठीक है। तो ये वैसे एक जनमानस को पता भी है, लेकिन फिर भी मैं आपके प्लेटफॉर्म से बताना चाहूंगा कि आपको हेल्दी डाइट यूज करनी है, जिसके अंदर आपको बहुत तेज मिर्च मसाले, नॉनवेज और बाहर की जो कचौरी पकौड़ी समोसे और ये जो नमकीन वगैरह है, इन चीजों का कम यूज करना चाहिए। फास्ट फूड कम यूज करना चाहिए। पिकल जो अचार वगैरह हैं या जिनके अंदर बहुत ज्यादा प्रिजर्वेटिव पड़ते हैं, ये अपना टोमेटो सॉस जिसके अंदर खूब सारे प्रिजर्वेटिव होते हैं, उसका बहुत कम यूज करना चाहिए। फ्रेश खाना खाना चाहिए, एकदम ताजा खाना खाना चाहिए। सुबह का शाम का है, शाम का सुबह का नहीं खाना चाहिए। पैकेट फूड को अवॉइड करना चाहिए। नमक की मात्रा कम रखें अपने खाने के अंदर, और दही जो है वो रात को नहीं खाना चाहिए। शाम के बाद में खाना नहीं खाना चाहिए। लेट नाइट खाना नहीं खाना चाहिए, और बहुत ज्यादा या बहुत कम मात्रा में खाना नहीं खाना चाहिए। इन चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी स्किन बहुत हेल्दी रहेगी, बुढ़ापा बहुत कम लेट आएगा, स्किन की लेयर पतली रहेगी और सॉफ्ट रहेगी।
ये तो हर कोई चाहता है कि उनको बुढ़ापा इतनी जल्दी ना आए। आपने तो उसके लिए भी यहाँ पर बता दिया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे तमाम दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम आयुष्मान भव में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा